आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के बारे में। इसको शार्ट में रासुका या इंग्लिश में एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी कहते हैं। इसको जो है अपराध करने से रोकने के लिए बनाया गया था। तो इसके तहत जो है संविधान के आर्टिकल 22 में 3 बी में जो है जो राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए जो है व्यक्ति को जो है या तो नज़रबंद या व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति दी जाती है। कि मतलब आपको निवारक निरोध एंड व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति होती है। इसके तहत आपको जो है नज़रबंद किया जा सकता है, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रतिबंधित की जा सकती है। ठीक है। इसके आगे आर्टिकल जो है जो 22 होता है उसके तहत जो 22 4 में जो है निवारक नज़रबंदी का कानून भी बनाया गया। इसके तहत क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, इसमें कितनी धाराएं हैं, ये सब हम लोग एक बार में ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ये कब पारित हुआ? 23 सितंबर 1980। इसको कैसे याद करेंगे? क्योंकि ये जो है सुरक्षा वाला अधिनियम है, तो इसमें जो है हम लोग ये सोच के चलेंगे कि एक पुलिस है जो है हमेशा दूसरे व्यक्ति को मारती रहती है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, डेट कैसे याद करेंगे? तो इसको कहेंगे कि भाई दूसरे तीसरे हम पर सितम होता ही रहता था, मतलब दूसरे तीसरे पुलिस आके हमको मारती ही रहती थी। ठीक है। दूसरे तीसरे हम पर सितम तो होता ही रहता था, इसका मतलब हो गया 23 सितंबर। लेकिन ये लागू किस दिन हो गया? लागू उस दिन हो गया जब 2 पुलिस वालों ने एक साथ मिलके हमारे 10 घूंसे मारे। मतलब 2 पुलिस वाले आए, ये हमको बीच में पकड़ा, दनादन 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 दनादन, मतलब 10 घूंसे मारे। मतलब उस दिन ये अच्छे से हम पे लागू ही हो गया। इसका मतलब ये लागू कब हुआ? 27 दिसंबर 1980। ठीक है। इसके बाद हम लोग याद करेंगे कि इसमें धाराएं कितनी होती हैं। धाराओं को कैसे याद करेंगे? भाई हम ये थे, पुलिस ये डंडा लिए है, ठीक है, और ये हमारे पिछवाड़े थे। पुलिस ने इतना मारा दनादन 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 कि ये पिछवाड़ा जो है आगे से भी ऐसे सूज गया। ठीक है। तो जब ये ऐसे पिछवाड़ा था, ये सूज के हो गया गोल, तो ये डंडा और ये पिछवाड़ा, तो ये हो गई हमारी धाराएं 18। ठीक है। इस तरीके से इसको रिलेट करके अच्छे से याद कर लेंगे एक बार में। ये इतना तो पता है, ये ज़रूर याद हो जाएगा और कुछ याद हो जाए ना। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं धारा नंबर 1। धारा नंबर 1 में क्या होता है? संक्षिप्त नाम और इसका विस्तार। धारा 2 में रखी जाती हैं परिभाषाएं। ठीक है। उसके बाद आता है 2 के ए में समुचित सरकार, जो केंद्र या राज्य सरकार होती है। ठीक है। केंद्र या राज्य सरकार को अप्रोप्रिएट, मतलब ये देखो 2 ए में ए से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रखा गया है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आ गया 2 के डी में। 2 के डी में क्या? ये देखो लिखा है 2 डी, मतलब ये 2 डी है, तो मतलब हम लोग 2 डी मतलब तोड़ी, तोड़ी गई। अभी हम लोगों ने पता क्या तोड़ी गई थी? पिछवाड़ा तोड़ा गया था। और किसका तोड़ा गया था? व्यक्ति का। तो क्या तोड़ा गया? पिछवाड़ा, और उसको उसमें रखा गया है मतलब व्यक्ति को। तोड़ी गई व्यक्ति की, ये देखो तोड़ी गई व्यक्ति की, तो मतलब तोड़ी में जो है 2 डी में व्यक्ति की परिभाषा रखी गई है। और ये भारतीय या विदेशी व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है धारा 3। धारा 3, कुछ व्यक्तियों को डिटेन करने का आदेश देने की शक्ति होती है। कि मतलब कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके पास ये शक्ति होती है कि वे आपको डिटेन करने का आदेश दे सकते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन हो सकता है? केंद्र या राज्य सरकार हो सकता है, जिला अधिकारी हो सकता है, पुलिस आयुक्त हो सकता है। ठीक है। ये लोग जो है आपको जो है डिटेन करने का आदेश जारी कर सकते हैं। तो इसमें ये पुलिस आयुक्त क्या होता है? पुलिस आयुक्त के बारे में समझ लेते हैं। ये समझ लीजिए पुलिस पुलिस विभाग का मुखिया समझ लीजिए। पुलिस विभाग का मुखिया होता है जो अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अपराध जो होते हैं उनकी रोकथाम के लिए
पुलिस प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है, समझ लो एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी इसकी होती है, उसी को पुलिस आयुक्त कहते हैं। तो इसको अब याद कैसे करेंगे? देखो भाई, तुम ये आदमी थे, ठीक है, ये आदमी थे दनादन। तो आपको डिटेन मतलब आपकी नज़रों को बंद कर दिया गया। तो ये जो तीन है, ये देखो चश्मे की तरीके से दिखता है, चश्मे की तरीके से दिखता है। तो एक व्यक्ति ने आदेश दिया कि इसकी आंखों पे चश्मा लगाओ, और ऐसा चश्मा लगाओ कि इसको दिखे ही ना, काला काला सब नजर आए। तो मतलब ये तुम थे, और तुम्हारी आंखों पे जबरदस्ती चश्मा लगा दिया गया, और आपको कतई अंधा कर दिया गया, दिखना ही बंद हो गया। तो आप क्या हो गए? डिटेन हो गए। इसीलिए जहाँ पे तीन आएगा, इसका मतलब होगा सीधा का सीधा वो नज़रबंद वाली धारा है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो है चश्मा ज़बरदस्ती लगवा दिया गया, मतलब आप डिटेन डिटेन कर दिए गए। तो इसमें जो है रखा गया है तीन में, कुछ व्यक्तियों को डिटेन करने का आदेश देने की शक्ति होती है, तो धारा तीन में वही रखा गया है। तो इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तीन के ए में, तो इसमें देखो नज़रबंद किया गया मतलब निरुद्ध किया गया, मतलब जैसे तीन आएगा उसमें यही होगा कि नज़रबंद करने वाला ही कुछ ना कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें किसको निरुद्ध किया गया है? इसमें निरुद्ध किया गया ऐसे व्यक्ति को जिससे भारत की सुरक्षा पर खतरा हो, ठीक है। और या वो व्यक्ति ऐसा हो कि उससे विदेशी सरकारों से जो भारत के रिश्ते हैं उनको बनाए रखने में खतरा हो, तो ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध किया जाएगा, तीन ए कहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीन बी। तीन बी में जो है नज़रबंद या निरुद्ध किया जाएगा किसको? विदेशी व्यक्ति को। विदेशी व्यक्ति को जो भारत, क्यों निरुद्ध किया जाएगा? या तो भारत में रोकने के लिए, या जल्दी से भारत से बाहर भगाने के लिए उसको नज़रबंद किया जाएगा, जल्दी से बाहर निकालने के लिए नज़रबंद किया जाएगा। तो हम भाई कैसे इसको याद करेंगे? देखो इसमें आता तीन बी, तीन बी, बी 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 बी। और विदेशी कौन होता है जो बी 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 का करता है? वो हबीबी होता है, हबीबी। देखो ये एक तरीके से हबीबी लिखा है, और इसको चाहो तो देख लो, ये भी चश्मा बना हुआ है। ये देखो चश्मा लगा है किसके ऊपर? हबीबी के ऊपर। मतलब हबीबी कौन हुआ? विदेशी व्यक्ति। तीन बी का मतलब हो गया हबीबी, मतलब विदेशी व्यक्ति को नज़रबंद किया गया, ठीक है। इसके आगे तीन तीन के दो में क्या है? इसमें कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने निर्धारित कर दिया कि इस व्यक्ति से राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, समुदाय की सेवा या आपूर्ति में बाधा है, तो बस आपको नज़रबंद कर दिया जाएगा, समझ गए? मतलब समुदाय की सेवा या आपूर्ति में बाधा है, ये केंद्र सरकार ने डिसाइड कर दिया, तो समझ लो आपको नज़रबंद कर दिया गया सीधे। तो सरकार के आदेश पर सबसे पहले आपको 3 महीने के लिए नज़रबंद किया जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो उसको जो है बढ़ा दिया जाएगा 3 महीने के लिए, और आपको नज़रबंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई देखो नज़रबंद किया गया, तीन के तीसरे में हम लोग आ गए, मतलब निरुद्ध या नज़रबंद का आदेश जिलाधिकारी या पुलिस आयुक्त तो दे दिया, ठीक है, लेकिन भाई उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जो नज़रबंद किया गया है जिनके आदेश पे, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो तुरंत रिपोर्ट और अपने सुझाव राज्य सरकार को भेजेंगे। ये नहीं कि नज़रबंद करने का आदेश दे दिया अपनी मनमानी पे, ये नहीं होता। तीन का तीन मतलब नज़रबंद किया, लेकिन उनकी फिर भी जिम्मेदारी है कि वो जो है तुरंत उसकी रिपोर्ट और सुझाव राज्य सरकार को भेजें। तो इसमें कहा गया है कि भाई जैसे डीएम होता है या कमिश्नर, इसीलिए लिख दिया क्योंकि ये मतलब बड़ा होता है, एक तरीके से पुलिस आयुक्त ही इसको समझ लिए। डीएम या कमिश्नर जो होता है वो सब मैक्सिमम 12 डेज के लिए ही किसी को नज़रबंद कर सकते हैं, लेकिन अगर 12 से ज़्यादा दिन की आवश्यकता पड़े कि 12 से ज़्यादा दिन को इसको नज़रबंद करना पड़ेगा, तो उसके आगे की जो परमिशन होती है वो राज्य सरकार द्वारा लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं जो है आपको नज़रबंद करके कोई रख सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 3 के 5 में। 3 के 5 में इसमें कहा गया, देखो तीन है ना, तीन में सब नज़रबंद निरुद्ध ही चल रहा है। अगर आपको नज़रबंद किया है किसने? राज्य सरकार ने किया है, तो क्या करेगी? 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट और सुझाव केंद्र सरकार को भेजेगी। देखो डीएम लोग थे वो राज्य सरकार को भेज रहे हैं, लेकिन अगर आपको नज़रबंद ही राज्य सरकार ने किया है तो 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट और सुझाव केंद्र सरकार को भेजेगी। उसके बाद धारा 4 मतलब चार मतलब चोर। और चोर, अगर चोर हो तो तुम पूरे भारत में कहीं भी भागो,
पूरे भारत में होगी आपकी गिरफ्तारी। देखो सीधे इसीलिए मतलब पूरे भारत में भागो, पूरे भारत में यह नियम लागू, और पूरे भारत में कहीं भी भागो आपकी होगी गिरफ्तारी। तो इसका मतलब क्या कहा गया धारा 4 में, निरुद्ध आदेश का निष्पादन, मतलब जो आदेश है उसका जो है मतलब क्या कहते हैं, लागू होना, एक तरीके से पूरे भारत में लागू है, पूरे भारत में आपकी गिरफ्तारी होगी। ठीक है। धारा 5 में क्या आता है, जो निरोध का स्थान है एवं शर्तों का विनियमन, मतलब जो एक तरीके से स्थान है, जैसे मान लिया आप एक स्टेट में गिरफ्तार किए गए, तो हो सकता है कि आपको उसी स्टेट में रखा जाए, ठीक है, उसी स्टेट में रखा जाए, लेकिन आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जो है ले जाया जा सकता है, जहाँ का आदेश होगा आपको ले जाए, बस इसमें क्या होगा, दूसरे राज्य की सहमति होनी चाहिए कि हाँ आप ले जा सकते हैं। ठीक है। तो उसी के बारे में इसमें स्थान और शर्तों के बारे में इसमें कहा गया है। धारा 6 हम लोग क्या इसमें कहते हैं, जैसे निरुद्ध आदेश है, कोई आदेश पारित हो गया, ठीक है, तो इनवैलिड नहीं हो सकता और ना ही कभी निष्क्रिय होगा। अगर एक बार आदेश पारित हो गया कि इसको जो है नज़रबंद करना है, निरुद्ध करना है, तो आप सीमा के बाहर भी हैं तब भी वो जो है आदेश जारी रहेगा, आपको गिरफ्तार किया ही जाएगा। और जो है ये नहीं है कि कोई अधिकारी इसका आदेश को मानने से मना कर दे कि नहीं ये ऐसा नहीं, नहीं ये कर पाएंगे, नहीं गिरफ्तार नहीं, वो आदेश है तो कोई भी अधिकारी जो है इस आदेश को मानने से मना नहीं करेगा। इसका मतलब है 6, निष्क्रिय नहीं होगा कोई भी आदेश और ना ही इनवैलिड होगा। ये देखो आई मतलब इनवैलिड और इनोपरेटिव मतलब निष्क्रिय नहीं होगा। उसके बाद 7 मतलब फरार। फरार साथ में फरार होते हैं ना, लव बर्ड्स होते हैं, साथ साथ में फरार होते हैं, साथ साथ में फरार, साथ साथ में फरार, धारा 7 में फरार, धारा 7 में फरार। तो अब फरार जो व्यक्ति था, फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां दी गई हैं। क्या शक्तियां दी गई हैं, देखिए, अगर आप फरार होते हैं तो जो है क्या क्या शक्तियां दी गई हैं कि एक अधिकारी को कि वो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। क्या है मतलब, जैसे आप फरार हो गए, मतलब आप अपनी पहचान छुपा ली, मालूम है दाढ़ी मूछें बढ़ा ली, आपने शक्ल ही बदल ली, पहचान ही नहीं मिल रहे, या तो मानो आप फरार हो गए, मिल ही नहीं रहे, तो अधिकारी क्या करेगा, अधिकारी एक लिखित रिपोर्ट दे देगा, बस जहाँ के आप निवासी हैं वहाँ के महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा उसको लिखित रिपोर्ट दे देगा। तो वो क्या करेगा, उसके बाद जो सरकारी गजट होता है उसमें अधिसूचित आदेश पर आपको अधिकारी के समक्ष एक निश्चित अवधि के भीतर उपस्थित होने का आदेश देगा, और आपको उपस्थित होना ही पड़ेगा। और अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या होगा, वो जो है आपकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है, नहीं तो आपको जो है 1 साल का कारावास या जुर्माना भी देना पड़ सकता है। समझ गए। तो उसके बाद आता है धारा 8। 8 मतलब कोई होता है ना, जिसे आपको जो है क्या कहते हैं, 8 मतलब अड़ जाना, अड़ जाना, ठीक है, अड़ जाना, 8 अड़ जाना, तो मतलब अड़ गया है कि जो है हम आपको गिरफ्तार, ये देखो हथकड़ी है कि मतलब आपको जो है गिरफ्तार ही करके मानेगा, ये हथकड़ी लगा के ही मानेगा, ये हथकड़ी होता है हथकड़ी। तो उसमें क्या कहता है कि अगर निरोध आदेश के आधार पर कारणों को प्रकट करना, मतलब अगर आपको भाई कोई गिरफ्तार करेगा तो आप हमेशा कहेंगे भाई कारण तो बता दो, हमको पता तो चलना चाहिए, हमको काहे गिरफ्तार कर रहे हो भाई। तो इसमें कहा गया है धारा 8 में कि अधिकारी जो है आपको करने के आदेश के 5 दिन के भीतर जो है कारण बताएगा कि हमने आपको क्यों जो है डिटेन किया, ठीक है। या कोई आपात स्थिति पड़ जाती है तो ये दिन 15 दिन भी हो सकते हैं, कि मतलब अगर आपात स्थिति है तो 15 दिन के भीतर वो आपको कारण और आधार स्पष्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आती है धारा 9। देखो धारा 9 सलाहकार बोर्ड का गठन, इसको मैंने कैसे याद किया, जैसे भाई ये मोटा इंसान है, ये देखो भाई 9 है, 9 देखो बैठा इंसान जैसा लगता है, और बैठा कौन होता है भाई, जो बहुत बड़े पार्टी वाले होते हैं या
कोई बोर्ड वोर्ड होता है तो उसको मैंने ऐसे किया, ये देखो 9 जैसे देखोगे, इसको मोटा आदमी देख लेना। तो क्या है, सलाहकार बोर्ड, बोर्ड है सलाहकार बोर्ड, बहुत मोटा है। सलाहकार बोर्ड का गठन, धारा 9 में इसकी शकल ही सलाहकार बोर्ड। तो इसमें क्या कहा गया है कि सलाहकार बोर्ड का गठन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा होगा। सलाहकार बोर्ड जो है एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, जैसी जो है रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से सलाहकार बोर्ड की संख्या को डिसाइड किया जाएगा। तो फिर सलाहकार बोर्ड होता है जिसमें सदस्य कितने होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। उसमें जो सदस्य होते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, वर्तमान में जो हों या फिर पहले जो रह चुके हों, ठीक है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश तो होगा ही, और उसके अलावा जो सदस्य होंगे वो सरकार की नज़र में जो योग्य व्यक्ति होंगे उनको रख दिया जाएगा। लेकिन इस जो ये सलाहकार बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही होता है, ठीक है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश ही होता है, इतना याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे अब आगे बढ़ते हैं, धारा 10, सरकार नज़रबंदी के आदेशों को डिटेंशन की तारीख से 3 हफ्ते के भीतर सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखेगी। 3 हफ्ते के भीतर, जैसे जो सरकार जो नज़रबंदी के आधार हैं, ठीक है। सरकार नज़रबंदी के आधारों को, डिटेंशन की जो तारीख होती है जब से आपको नज़रबंद किया है, 3 हफ्ते के भीतर सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखेगी कारण, ठीक है। ये आसान है तो इसको याद करना। अब इसके बाद आता है सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया। इसको कैसे भाई, एक है भाई, प्रक्रिया क्या है, जैसे हम देखो एक ये बोर्ड होता है और ये धनुष है, इस पे एक करके सट्ट से हम लोग चलाते हैं, तीर इस पे लगता है, फिर हम लोग एक से सट्ट से चलाते हैं, इस पे लगता है। तो ये मतलब हम लोग कह रहे हैं एक, ये देखो इसको जैसे देखोगे एक, ये मतलब तीर चला रहे हैं हम लोग, अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं। तो सलाहकार बोर्ड अपनी क्या कर रहा है, एक एक करके प्रक्रिया। तो ये धारा 11 मतलब सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, धनुष चलाओ ऑन द बोर्ड, मतलब जो निशाना वाला नहीं बोर्ड होता है उस पर चलाओ एक एक करके, तो अपनी प्रक्रिया करते रहो, और सलाहकार बोर्ड की यही प्रक्रिया होगा, ठीक है। और 12 सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही, ठीक है। कार्यवाही 12 मतलब कार्यवाही। उसके बाद 13 भाई, नज़रबंदी की अधिकतम अवधि को इसमें रखा गया है। तो इसमें देखो ये है 1 और ये है 3, हम लोगों ने देखो 3 को इसमें चश्मा ये सब जगह देखा है। तो इसमें हमने कहा एक व्यक्ति कितनी देर चश्मा लगाएगा, मतलब ये चश्मा, एक व्यक्ति कितनी देर चश्मा लगाएगा, एक व्यक्ति कितनी देर चश्मा लगाएगा, मतलब 3, मतलब 13 धारा हो गई। तो कितनी देर चश्मा लगाएगा, एक बार चश्मा लगाएगा, 2 बार चश्मा लगाएगा, 3 बार चश्मा लगाएगा, 4, कितनी बार चश्मा लगाएगा। तो इसमें कहा गया है कि भाई नज़रबंदी की अवधि 3-3 महीने करके बढ़ाई जा सकती है 4 बार, मतलब किसी को नज़रबंद किया जा सकता है मैक्सिमम 12 मंथ के लिए, ठीक है। 12 मंथ के लिए मतलब 1 साल के लिए, लेकिन वो एक बार में 3 महीने ही हो सकती है अवधि, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें नज़रबंदी की अवधि को हम लोग याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, धारा 14 भाई, नज़रबंदी के आदेशों को वापस लिया जाना। भाई ये ऐसा शब्द है, इसको थोड़ा गलत तरीके से पढ़ो। तो इसमें कहता है भाई नज़रबंदी के जो आदेश होते हैं, ठीक है, उसको वापस कब लेते हैं भाई, जब हमारी जो है सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो हम अपने सारे आदेश सारे वादे जो हैं हम लोग वापस ले लेते हैं। उसी तरीके से समझ रिलेट कर लीजिए इसको, जो है कि हमारी कोई जो नज़रबंदी के आदेश थे हम वापस कब लेंगे, समझ गए इसको, मतलब समझ लीजिए, बाद में इसको बिल्कुल सही तरीके से आप पढ़ के जो है इसको समझिए कि नज़रबंदी के आदेशों का वापस लिया जाना। एक अधिकारी, दैट्स मीन्स जिला अधिकारी या पुलिस आयुक्त, तो नज़रबंदी के आदेशों को वापस ले लेता है, ठीक है। उसके बाद धारा 14A में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक के लिए हम नज़रबंद रख सकते हैं, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा नहीं, मतलब 3 महीने से अधिक लेकिन 6 महीने तक ओनली, 6 महीने तक ही सलाहकार बोर्ड की सलाह के बिना, मतलब अगर हमने सलाहकार बोर्ड की सलाह नहीं ली है और किसी व्यक्ति को हम लोगों ने नज़रबंद कर लिया है, तो 3 महीने से अधिक तो रख सकते हैं, लेकिन 6 महीने से अधिक नहीं, 3 से 6 के बीच में ही इसको रख सकते हैं किसी, अगर सलाहकार बोर्ड की हम लोगों ने अनुमति नहीं ली है तो। और ये कब हम लोग कर सकते हैं, किसी को कब रख सकते हैं हिरासत में, ये देश की सैन्य सुरक्षा पे खतरा हो, या देश की सुरक्षा पे खतरा हो, राज्य की सुरक्षा पे खतरा हो, या जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उनको मेंटेन करने में खतरा हो, तो हम लोग इसको धारा 14 के तहत न किसी को हिरासत में रख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। धारा 15 मतलब 15 मतलब पैंतरा चलाएंगे। पैंतरा मतलब समझते हो? पैंतरा मतलब अपने तरीके आजमाती है कि कोई नज़रबंद व्यक्ति हो इसको अस्थायी रूप से छोड़ दो। इसका मतलब क्या है? अस्थायी रूप से इसको छोड़ दो और ये जो है जो काम करता था ये वहीं जाके बैठेगा और उन्हीं लोगों से मिलेगा और हम लोग इसको धर दबोचेंगे और इसको पकड़ेंगे। मतलब पैंतरा मतलब नज़रबंद व्यक्ति को अस्थायी रूप से छोड़ेगी कौन? राज्य सरकार छोड़ेगी। तो छोड़ेगी कब? शपथ पत्र या बांड भरवा के छोड़ेगी। इसको याद कर लिया कि नहीं? पैंतरा चला रही है सरकार, पैंतरा कहती कि जाओ जाओ, अच्छा तुम जाओ, हमने तुमको छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया है, लेकिन छोड़ा नहीं है। राज्य सरकार जैसे आदेश रद्द करेगी उस व्यक्ति को तुरंत वापस आके आत्मसमर्पण करना होगा और नहीं किया तो उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है। धारा 16 का मतलब है सद्भाव पूर्वक कार्यों में किया जाने वाला संरक्षण। मतलब जो इस एनएसए के तहत जो है जो कार्रवाई की जाएंगी उसके प्रति संरक्षण प्रदान किया गया। ये नहीं कि जो है पहले आप पे कार्रवाई की गई तो आपने कोई केस और दाग दिया उन पे। नहीं, कोई आप केस या वाद दायर नहीं कर सकते हैं आप किसी पे, ठीक है, जो आपको इसके तहत कार्रवाई की गई है। इसके बाद आता है धारा 16 का राज्य विधियों में अधीन निरोध होने पर अधिनियम का प्रभावकारी ना होना। इसको आप पढ़िए कि मतलब अगर कोई राज्य की विधि आप पे लागू है तो ये जो है ये नहीं कि ये अधिनियम भी प्रभावकारी नहीं होगा। धारा 17 में आता है निरसन एवं व्यावर्ती, कहाँ से आया है और कहाँ लागू होगा, बस यही। ये तो मतलब हमारा जो है चैप्टर एनएसए 1980 समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।